नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। आइए एक-एक करके हर पहलू पे अच्छे से बात करते हैं, ध्यान से शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। यदि बात किया जाए फ्रांसीसी क्रांति का, तो इसका शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है फ्रांस जो देश है ये यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ का एक देश है। यदि फ्रांस में बात किया जाए तो वहाँ का जो जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। ये एब्सोल्यूट मोनार्की को मानता था, मतलब पूरा तरह से जो राजतंत्र होता है उसको ये फॉलो करता था। लेकिन कुल मिला-जुला के बात करते हैं ये बहुत ही वीक राजा उस समय पे था, ठीक है? यदि कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो फ्रांस में 3 स्टेट चलता था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसको हम लोग प प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी बाँट सकते हैं। यदि फर्स्ट स्टेट का बात किया जाए तो वहाँ पे क्लर्जी लोग रहते हैं, जैसे प्राइस्ट हो गया, बाइशॉप हो गया, मतलब चर्च के जो प्राइस्ट वगैरह होते हैं वो लोग वहाँ पे रहने का काम करते थे। सेकंड स्टेट में बात किया जाए तो राजा का जो रॉयल फैमिली होता है या राजा का चेला चमचा होता है वो सारा वहाँ रहने का काम करते थे। और थर्ड स्टेट का बात किया जाए तो वहाँ पे कॉमन पीपुल रहते थे और मतलब जो लोअर कास्ट के लोग, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं लोअर कास्ट के लोग, तो वैसे ही वहाँ पे जो कॉमन पीपुल होते थे वो थर्ड स्टेट में रहने का काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात क्या था कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स था, हैवी टैक्स जो पे करते थे, वो थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे और उनको उस तरह का प्रिविलेज नहीं मिलता था। इन टैक्सों का प्रिविलेज जो है वो फर्स्ट स्टेट वाला, सेकंड स्टेट वाला पूरा उठाते थे। तो ये सबसे बड़ा फ्रांस में समस्या का कारण बना हुआ था कि राजा को ये लग ही नहीं रहा था कि किसी एक तबके के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसका जो हैवी टैक्स है उससे हम वसूल रहे हैं और अपने जो आस-पास के लोग हैं उसको खाली खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजा को पता है वही ऊपर उठा के रखा है और उनका तारीफ आस-पास में हो रहा है तो उसको पूरा अच्छा लग रहा था। कौन मर रहा है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है? अब समझते हैं कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनी? ऐसा तो कुछ तो हुआ होगा कि सबसे बड़ा कारण बना रिवॉल्यूशन का, उनके ऊपर आइए बात करते हैं। नंबर 1 कारण पे बात किया जाए तो सोशल इनइक्वालिटी, मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी। अभी आपने सुना है कि 3 स्टेट में फ्रांस बँटा हुआ था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों में इनइक्वालिटी था। ये सबसे बड़ा वहाँ पे कारण था। दूसरा यदि बात किया जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था ना, कि जो थर्ड स्टेट था, कॉमन पीपल था, उसके पास पैसा ही नहीं था। बाकी 2 स्टेट के पास पैसा बहुत है और लोग टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं। तो ये भी वहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा समस्या देखने को मिल रहा था। और तीसरा बात करते थे एनलाइटमेंट आइडिया, मतलब उस टाइम पे रूसो थे, वोल्टायर थे, इन्होंने क्या किया, नया-नया आइडिया लेके आए अपने किताबों के थ्रू, अपने लेखन के थ्रू लोगों को बताया कि ये जो मोनार्की चल रहा है ये हम लोग के लिए सही नहीं चल रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। और चौथा का बात किया जाए तो वीक जो लीडर था वो बहुत वीक था, जो लुई 16 था वो बहुत ही कमज़ोर लीडर हुआ करता था। इस वजह से फ्रांस में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन बहुत भयंकर रूप से स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि 1789 में ही रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ? उससे पहले, इससे बाद में क्यों नहीं हुआ? आपका दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। आइए समझते हैं कि 1789 में ही ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ था। देखिए, फ्रांस में एक जेल है जिसको हम लोग बेस्टाइल जेल भी बोलते हैं। तो बेस्टाइल जेल जो था ये रॉयल का जो राजा होता है उसका रॉयल पावर का प्रतीक हुआ करता था। तो जब थर्ड स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ते गया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो जेल में प्रिजनर थे उसको जाके दिया छुड़ा के और उस जेल पे दिया अटैक करके। तो ये जो डेट था 1789 के, शायद जुलाई 1789 में ये काम किया था। उसी दिन से क्या माना जाता है कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन का शुरुआत हो गया है और बेस्टाइल जेल को ध्वस्त कर दिया जाता है, वहाँ जितने भी कैदी थे उसको आज़ाद कर दिया जाता है। यहीं से क्या हो जाता है, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हो जाता है। आगे बात किया जाए तो वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाने का बात किया जाता है। थर्ड स्टेट के जो लोग रहते हैं वो अपना इक्वल राइट्स मांगते हैं कि हम भी जो निर्णय जो लिया जाता है, जो डिसीजन मेकिंग कमेटी होता है उसमें हम भी अपना भागीदारी पेश करने वाले हैं, ठीक है? तो नेशनल असेंबली का स्थापना होता है और 1793 में, इनकी 1793 में क्या होता है कि वहाँ का जो राजा रहता है, मोनार्की रहता है, लुई 16 को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है और इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन जो है वो काम में आ जाता है, ठीक है? अब फ्रांस में जो होता है सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब कहानी सुनते हैं सबसे मेन लीडर का, ठीक है? एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या थे, फ्रांस का जो एक कॉप होता था 18 लोगों का, उसका ये उसमें वो काम करता था, ठीक है? यानी कुल मिला के बात करते हैं फ्रांस का सेना में ये काम करता था। लेकिन ये सबसे अच्छा अपॉर्च्युनिटी उसके लिए बना कि फ्रांस में अपना लीडरशिप को ऊपर लाने के लिए, ठीक है? और 1804 का समय जब आया तो फ्रांस में जब ये गैप बना तो इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, देखिए 1793 में क्या हुआ था, लुई 16वां उखड़ा था, ठीक है? उस बीच में किस तरह तान खींच के सरकार चल रहा था, देश चल रहा था। लेकिन नेपोलियन को पता था कि ये सबसे अच्छा मौका है, ठीक है? 7-4-11 साल में नेपोलियन ने अपने आप को ऐसा बनाया कि 1804 में नेपोलियन वहाँ का एम्पायर बन गया। और नेपोलियन ने क्या-क्या कांड किया ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बनता है तो उसके बाद वो क्या-क्या
चेंजिंग लाता है, ये तो अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा कहानी आपको समझ में आएगा, फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ था और कहाँ पे जाके रुका, और नेपोलियन का फिर क्या होगा, ये तो हम बात कर लिए। इन सारे मुद्दों पे आपको क्या लगता है, कोई पॉइंट छूट गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।